जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, टेस्ट पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन चल रहा था। इसके काफी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। आगे बढ़ते अपन। देखिए, जहां तक हो गए थे उससे आगे मैं ले रहा हूं पहले, और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे मेन चीज क्या है बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में सबसे मेन चीज है कि आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन क्या है? तो बच्चों, एक चेन मेड ऑफ ब्लॉक्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चेन है जो ब्लॉक से बनती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर, ये भी बिल्कुल सही है। ए टाइप ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, ये एल्गोरिथम तो नहीं है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नहीं है। एक कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बच्चों, ब्लॉकचेन ये तो क्लियर है कि इसमें बहुत सारे ब्लॉक बनते हैं एक चेन के अंदर, यानी बहुत सारे ब्लॉक होते हैं वो चेन के रूप में रहते हैं, यानी ब्लॉक मिलकर चेन बनाते हैं, ये आपके क्लियर है। जब मैंने ब्लॉकचेन पढ़ाई थी तो मैंने आपको कहा था जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो ब्लॉकचेन के सिद्धांत के ऊपर काम करती है। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जहां तक मैंने लिया था उससे आगे मैं बढ़ रहा हूं। अच्छे तरीके से समझना, ये क्वेश्चन आ सकता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ऑफ IT, वहां से ये क्वेश्चन बने, याद रखिए, यहां से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये टॉपिक कहाँ है, मैंने पूरा ब्लॉकचेन आपको पढ़ा रखा है। 2 वीडियो के अंदर मैंने ब्लॉकचेन को पूरा समझाया था, एक बार इसको देखिएगा जरूर। उसको कोर्स में भी कन्वर्ट किया था मैंने, उसके बाद रिवीजन क्लासेज में भी कन्वर्ट किया था। तो याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपके कोई बड़े ग्रुप है तो उसके अंदर आप डाल सकते हो। आपकी क्लास का टाइम डेली 5:30 पे रहेगा। 5:30 पर आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लॉकचेन? तो ब्लॉकचेन क्या है बच्चों, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ब्लॉकचेन बच्चों डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ध्यान रखिए। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर है, ये बिल्कुल ज्यादा सही है इसकी बजाय। कंसेप्ट ये भी सही है, कंसेप्ट ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है। होता क्या है बच्चों, आपने नाम सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के सिद्धांत के ऊपर ही काम करती है। ब्लॉकचेन क्या होता है बच्चों, मान लीजिए एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये, एक कंप्यूटर ये है। तो बच्चों, जितने भी ट्रांजिशन होते हैं आपस में, उन सबकी इंफॉर्मेशन इस कंप्यूटर पे भी रहती है, इस कंप्यूटर पे भी रहती है, इस कंप्यूटर पे भी रहती है, इस कंप्यूटर पे भी रहती है। हर एक बच्चों बहुत सारे ट्रांजिशन मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं। ये एक ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर क्या होता है, ट्रांजिशन होते हैं। अब बच्चों, जैसे जैसे ट्रांजिशन से बढ़ता रहता है, नेक्स्ट ब्लॉक बन जाता है। अब कॉमन सी बात है, अगर मान लीजिए कोई ट्रांजिशन होता है, मान लो A ने B को पैसा ट्रांसमिट किया, तो बच्चों इसकी इंफॉर्मेशन सबके पास चले जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से आपने मेश टोपोलॉजी पढ़ी होगी कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो बच्चों, जो भी ट्रांजिशन होता है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ भी पहुंचती है, यहाँ भी पहुंचती है, यहाँ भी पहुंचती है और यहाँ भी पहुंचती है, और ब्लॉक में जाके सेव होती रहती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज मतलब ये हो गया कि सेंट्रलाइज नहीं है, एक सर्वर के ऊपर नहीं चल रही है। आपकी ब्लॉकचेन यहाँ पर भी चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है, यहाँ पर भी चल रही है। जो आपका इंटरनेट का कंसेप्ट है, बैंकिंग का जो कंसेप्ट है, वो सर्वर सिस्टम है, वह ब्लॉकचेन नहीं है। बैंकिंग सिस्टम है, रेलवे सिस्टम है, वो सर्वर सिस्टम है, वह ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो केवल एक ही जगह के सर्वर पे चल रहे होते हैं और वहीं पर आप टिकट कर रहे होते हैं, वहीं पर आप बैंकिंग में जो पैसा जमा कराना या बाहर निकालना वो एक जगह कर रहे होते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। जो भी परिवर्तन होगा वो सभी कंप्यूटर के ऊपर होगा। यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? क्यों? क्योंकि आपकी जो लेजर है वो बच्चों डिफरेंट लोकेशन के ऊपर है और कोई एक सर्वर नहीं है, डिसेंट्रलाइज मॉनिटरिंग है। बच्चों, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। और अगर कोई ट्रांजिशन करना है तो एक व्यक्ति अदल बदल कर सकता है, लेकिन बच्चों सभी की अनुमति से अदला बदली करता है। इसका मतलब इसमें सिक्योरिटी भी बहुत हाई होती है। तो याद रखिए, ब्लॉकचेन अब मैं पूरा तो नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन मैंने ब्लॉकचेन का पूरा आइडिया आपको दे रखा है। एक बार जाके आप लाइव क्लासेस को जरूर देखिएगा। आपको मैंने कोर्स के अंदर भी पढ़ा रखा है और रिवीजन वीडियो के अंदर भी इसको पढ़ा रखा है। इसको जरूर देखिएगा एक बार, ताकि आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ब्लॉकचेन क्या होता है, मेरे हिसाब से सभी बच्चों के क्लियर हो गया होगा। आज बच्चे थोड़ी कम आए क्योंकि टाइम 5:30 का था, तो थोड़ा बहुत मैं लेट हो गया, लेकिन बच्चों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एक एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में बनाने की कोशिश करूंगा। समझना ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन बच्चों एक लेजर है, एक तरीके से ये बोलिए कौन सी लेजर है, तो डिजिटल लेजर है। लेजर मतलब खाता भाई। तो बच्चों ये कैसी है, तो डिसेंट्रलाइज है, और बच्चों डिसेंट्रलाइज के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड भी है।
क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर यहाँ हो सकता है, एक कंप्यूटर अमेरिका में हो सकता है, एक कंप्यूटर इंग्लैंड में हो सकता है, एक कंप्यूटर कहीं और हो सकता है, और ये लेजर सभी कंप्यूटर के ऊपर चल रही है, सभी कंप्यूटर के ऊपर इनकी पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ये है ब्लॉकचेन सिस्टम। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। आने वाले टाइम में जितने भी ट्रांजिशन होंगे वो ब्लॉकचेन के सिद्धांत के ऊपर काम करेंगे, ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ब्लॉकचेन सिद्धांत के ऊपर आज तक क्या क्या हुआ ये मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है, एक बार जाके जरूर देखिएगा। क्लियर है बच्चों? तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज ब्लॉकचेन। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज वॉइसमेल। वॉइसमेल क्या है? तो बच्चों वॉइसमेल का कंसेप्ट मैंने आपको खूब पढ़ा रखा है। वॉइसमेल नाम से एक फोल्डर आपका, उसके अंदर जाइए। मैंने वॉइसमेल लगभग 2 घंटे तक आपको पूरा समझाया है, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ शॉर्ट में समझाऊं तो इतना सा आपके दिमाग में रखना है कि वॉइसमेल क्या है। तो बच्चों कई बार किसी का सिस्टम बंद रहता है या फिर मोबाइल बंद रहता है, तो अपन उसको मैसेज करना चाहते हैं, तो अपन क्या करते हैं, वॉइस को रिकॉर्ड करके उसको भेज देते हैं। और बच्चों जब भी वो मोबाइल को ऑन करेगा या फिर सिस्टम को ऑन करेगा तो वहां पर एक ऑडियो मैसेज आता है, उसी को अपन वॉइसमेल कहते हैं। मेरे हिसाब से पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। तो वॉइसमेल क्या है, आपके कोर्स में भी दे रखा है वॉइसमेल। वॉइसमेल क्या है तो देख लेते हैं। ये लाइव फोन कन्वर्जन, तो ये वर्ड गलत है, ये लाइव फोन कन्वर्जन नहीं है। ये रिटर्न मैसेज सेंड वाया ईमेल, तो रिटर्न मैसेज नहीं है बच्चों, ये वॉइसमेल है। ए रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज लेफ्ट व्हेन ए रिसिपिएंट इज अनअवेलेबल, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। वॉइसमेल की इतनी सी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको ये बताया था वॉइसमेल कौन कौन सी कंपनियों में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको वीडियो देखना है। और वीडियो बच्चों 1 महीने अगर कंटिन्यू वीडियो देख लोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा 100%, क्योंकि सबको मैंने ढंग से कवर किया है। लेकिन बच्चों क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वीडियो कॉल होती है क्या? नहीं, ये वीडियो कॉल नहीं होती है, ये केवल क्या है बच्चों, ऑडियो मैसेज है जो भेजा जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो बच्चों ये सारे पेपर मैंने बना रखे हैं, लगभग 150 के आसपास मॉक टेस्ट पेपर है और 33 के आसपास फुल मॉक टेस्ट पेपर है। कल सैटरडे, फिर कल 1 बजे आपका फुल मॉक टेस्ट पेपर होगा और आप इनको दीजिए। बच्चों यहाँ पर आइए, व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का क्या कंसेप्ट है? तो बच्चों एक चीज आपके दिमाग में रख लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर इसलिए किया जाता है ताकि रास्ते में जब कोई मैसेज आता है तो किसी ने उसको देखा नहीं, इसकी गारंटी देता है कि मैसेज की इंटीग्रिटी है, मैसेज को किसी ने छेड़ा नहीं है। मैसेज मतलब कोई लिफाफा आ रहा है तो लिफाफे में इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी का मतलब उसके ऊपर सील लगी होती है कि इसको किसी ने देखा नहीं है, ये मेरी गारंटी है। यही काम होता है किसका, डिजिटल सिग्नेचर का। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नेचर इंटीग्रिटी की गारंटी लेता है। किसकी गारंटी लेता है? इंटीग्रिटी, यानी मैसेज को किसी ने देखा नहीं है, मैसेज सुरक्षित है, मैसेज बच्चों उसी के पास पहुंच रहा है जिसके लिए बना है, उसके बीच में उस मैसेज को किसी ने भी छेड़ा नहीं है, ये गारंटी लेता है बच्चों डिजिटल सिग्नेचर। और मैंने डिजिटल सिग्नेचर करने के तरीके बताए थे बच्चों, ये इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं। तो इसका जो इंक्रिप्शन होगा वो सेंडर की प्राइवेट की से होगा और जो खुलेगा वो सेंडर की पब्लिक की से खुलेगा। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और बच्चों याद रखिए, क्रिप्टोग्राफी से पहले आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है। आप क्रिप्टोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। याद रखिए, डिजिटल सिग्नेचर एक अर्ली प्रोसेस है और डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद अपन क्रिप्टोग्राफी करके डेटा को भेज देते हैं। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिग्नेचर, ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। देखिए, क्रिप्टोग्राफी ये कहता है कि आप देख तो सकते हो लेकिन आप उसको पहचान नहीं सकते लिखा हुआ क्या है, वो होता है क्रिप्टोग्राफी। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर तो इतनी गारंटी लेता है कि आपके मैसेज से कोई छेड़खानी नहीं हुई है, आपका जो मैसेज है वो इंटीग्रेट है, आपके मैसेज में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये गारंटी लेता है डिजिटल सिग्नेचर। देखिए, क्रिप्टोग्राफी में मैसेज तो देख सकते हो आप, लेकिन उसको पहचान नहीं सकते वो है क्या। आप रीड तो कर सकते हो लेकिन उसको आप पता नहीं कर सकते लिखा हुआ क्या है, वो होता है क्रिप्टोग्राफी। बच्चों आपको के लिए मैंने आपको पूरा समझा रखा है। लगभग 3 से 4 वीडियो में मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी के जितने भी कंसेप्ट आए आज तक वो सारे के सारे कवर करा रखे हैं। लेकिन बच्चों याद रखिए, डिजिटल सिग्नेचर पहले होगा। डिजिटल सिग्नेचर किससे होता है? तो सेंडर की प्राइवेट की से होता है और उसको जो डिक्रिप्ट करते हैं वो सेंडर की पब्लिक की से करते हैं। ये क्या होता है की का कंसेप्ट, एक बार आप जरूर देखिएगा, आपको आनंद आएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आएंगे और आते भी कंप्यूटर टीचर में 2 क्वेश्चन आए थे। तो डिजिटल सिग्नेचर किससे किया जाता है? तो सेंडर की प्राइवेट की से किया जाता है इंक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन किया जाता है सेंडर की पब्लिक की से। और डिजिटल सिग्नेचर ये गारंटी लेता है कि आपके जो मैसेज है बच्चों उनसे कोई छेड़खानी नहीं हुई है, आपका जो मैसेज है वो इंटीग्रेट है, बीच रास्ते में आपके मैसेज को किसी ने भी नहीं देखा, यानी लिफाफे के ऊपर जो सील होती है देखा जाए तो डिजिटल फील्ड के अंदर उसको डिजिटल सिग्नेचर बोला जाता है। यहाँ तक अगर आपके क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट। तो बच्चों ये हैंड रिटन सिग्नेचर बिल्कुल गलत है। हैंड रिटन सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर होता ही नहीं है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पर्सन नेम इन ए डिजिटल फॉर्मेट,
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये बिल्कुल गलत है। एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स बिल्कुल सही है। टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट्स ये बिल्कुल सही है। ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉन्ट ये बिल्कुल गलत है। फॉन्ट वर्ड गलत है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो एक एक वर्ड आपके दिमाग में आना चाहिए, कौन सा वर्ड कहाँ गलत है। जब मैं लाइन खींचता हूँ तो बच्चों एक एक लाइन के नीचे मैं क्रॉस लगाता हूँ कि ठीक है यार ये वर्ड तो बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर सकते हो और आपके जो भी बड़े बड़े ग्रुप है उनके अंदर आप शेयर कर सकते हो। क्लियर। आज थोड़ा सा लेट हुआ इसलिए बच्चे कम आए, तो आप शेयर कर दीजिए जितना हो सके। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से डिजिटल सिग्नेचर समझ में आ गया होगा। डिजिटल सिग्नेचर एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स है। टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति तक ही पहुंचेगा इसकी गारंटी लेता है। और डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर इसके अलावा क्या करता है, वेरिफिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी। क्लियर। वेरिफिकेशन या फिर वेरिफिकेशन की जगह ये बोलिए ये गारंटी लेता है किसकी, इंटीग्रिटी की। तो गारंटी है किसकी, इंटीग्रिटी, मैसेज की इंटीग्रिटी की गारंटी लेता है। क्लियर बच्चों, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का थर्ड क्वेश्चन, इनक्रिप्शन क्या है। क्लियर। ये आपके कंप्यूटर टीचर में भी आया था, व्हाट इज इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन को समझना। तो बच्चों देखिए इनक्रिप्शन क्या है। तो इनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप मैसेज को प्लेन टेक्स्ट के रूप में नहीं भेज सकते। अब प्लेन टेक्स्ट क्या है, तो जो अपन पढ़ते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ये प्लेन टेक्स्ट बोल रहा हूँ, लेकिन बच्चों इसी को मैं चाइनीज लैंग्वेज में बोल दूं तो आपके लिए साइफर टेक्स्ट है। तो प्लेन टेक्स्ट वो होता है जिसको रीड किया जा सकता है और उसको देखा जा सकता है, रीड किया जा सकता है और उसको समझा जा सकता है, वो प्लेन टेक्स्ट होता है। और साइफर टेक्स्ट वो होता है जिसको रीड तो किया जा सकता है लेकिन उसको समझा नहीं जा सकता, वो क्या कहलाता है, साइफर टेक्स्ट कहलाता है। तो याद रखिए इनक्रिप्शन क्या है। तो इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है। आप सबको मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, आप आंसर दीजिए, सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब स्टडी में कमी है बच्चों। क्लियर। अंबिका क्लासेज के जो बच्चे हैं उनको मैं बार बार कह रहा हूं, इन सब वीडियो को मैंने बना रखा है। 200 वीडियो जो मेजर 200 वीडियो है उनको जरूर देख के जाइएगा, वहां पर आपको ये जरूर मिल जाएंगे। जो सबसे ऊपर है क्रैश कोर्स के नाम से, उनको जरूर देख के जाइएगा। अब बच्चों इंक्रिप्शन क्या होता है, तो यहाँ पर कौन होता है, सेंडर, और यहाँ कौन होता है, रिसीवर। और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, ये इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट पे गुड बॉयज और बैड बॉयज दोनों होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है वो प्लेन टेक्स्ट होता है और यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है वो साइफर टेक्स्ट होता है। क्लियर। अगर मेरे को इधर से उधर भेजना है तो बच्चों मैं प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करूंगा, इसके लिए मैं इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को यूज करूंगा। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बच्चों ये जो टेक्स्ट है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए इंटरनेट है वो पब्लिक है और इंटरनेट एक लॉन्ग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जो भी डेटा बनता है वो डिजिटल फॉर्मेट में बनता है। बच्चों याद रखिए जब इंटरनेट के ऊपर डेटा जाता है तो वो एनालॉग फॉर्मेट के अंदर डेटा जाता है। क्लियर। लेकिन जा कैसा रहा है, साइफर टेक्स्ट जा रहा है क्योंकि अपन ने इंक्रिप्शन कर दिया। यहाँ पर डिक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं जो साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखिए इंक्रिप्शन का इनपुट प्लेन टेक्स्ट होता है और आउटपुट आपका साइफर टेक्स्ट होता है। यही क्वेश्चन आया था कि इंक्रिप्टेड किसको किया जाता है, प्लेन टेक्स्ट को किया जाता है। तो बच्चों इंक्रिप्शन का मेन वर्क क्या है, रीड होने से बचाता है या समझने से बचाता है, समझने से बचाता है। रीड तो किया जा सकता है लेकिन समझा नहीं जा सकता, उसको कहते हैं अपन इंक्रिप्शन। तो बच्चों द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग डेटा, कंप्रेस करना डेटा को, नहीं बच्चों ये तो कंप्रेस नहीं करना, इंक्रिप्शन का मतलब कंप्रेस करना नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू कोड टू सिक्योर इट, बिल्कुल ये सही है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स, ये तो गलत है बच्चों, ये तो डेटा ट्रांसफर का कंसेप्ट है। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इनटू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, तो ये भी गलत है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। भाई पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ये बिल्कुल गलत है। और इंक्रिप्शन के लिए की यूज की जाती है। फिर मैंने की बताई थी कि दो तरीके की होती है, एक पब्लिक की होती है और एक प्राइवेट की होती है। सेंडर की भी दो होती है। क्लियर। पब्लिक की भी दो होती है, सेंडर की और रिसीवर की, और प्राइवेट की भी दो होती है, सेंडर की और रिसीवर की। अगर मेरे की बात करूं तो ईमेल आईडी, मेरा जो ईमेल आईडी है वो मेरा पब्लिक की है, लेकिन मेरे ईमेल आईडी का पासवर्ड वो मेरा क्या है, प्राइवेट की है। तो बच्चों ये दोनों की का यूज होता है। याद रखिए डिजिटल सिग्नेचर, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, इनमें कीज का बहुत बड़ा रोल है जो मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है। एक बार आप जाके जरूर देखिएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर मैंने 2 अलग अलग आईए कोर्स ले रखे हैं, मुझे आप जैसा बेस्ट टीचर कहीं नहीं मिला। क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रिप्शन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए व्हाट इज फायरवॉल, फायरवॉल क्या है। तो बच्चों फायरवॉल क्या है तो आपके दिमाग में आना चाहिए। फायरवॉल किसको कहते हैं, क्या यूज आती है फायरवॉल। तो फायरवॉल बच्चों देखिए 2 चीज में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं।
कि सर राउटर क्या है, फायरवॉल क्या है, गेटवे क्या है, इनमें हमको कंफ्यूजन रहता है। देखो बच्चों, आपके घर में किसी को घुसने से रोकना है तो बच्चों वहां पर अपन एक गेट कीपर लगाते हैं, वही फायरवॉल है। तो फायरवॉल हमेशा ऑथेंटिक पर्सन को आने देता है। ऑथेंटिक जिसको मतलब आपने अलाउ किया है उसको आने देता है, लेकिन जिसका नाम लिख दिया कि ये 5 जने मेरे घर में नहीं आने चाहिए, तो बच्चों ये काम होता है फायरवॉल का। तो फायरवॉल का मतलब ये होता है फायरवॉल, कि मैंने ऐसे तो पूरा समझा रखा आपको फायरवॉल कि कहां से कंसेप्ट आए, कौन कौन सी फायरवॉल होती है, और फायरवॉल से कंप्यूटर टीचर में भी क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिए। क्लियर? ये सब एक एक टॉपिक है बच्चों, सब टॉपिक से मैं एक एक क्वेश्चन लेके पेपर बनाता हूँ। पेपर बहुत सॉलिड बने हुए अंबिका के, पेपर दोगे तो आपको मजा आएगा। क्लियर? तो फायरवॉल क्या है बच्चों, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो फायरवॉल हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। बच्चों याद रखिए फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल वो है जो एसीएल लिस्ट के ऊपर काम करता है। फायरवॉल वो है जो बच्चों ब्लॉक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। फायरवॉल वो है जो ऑथेंटिक पर्सन को आने देता है, और ऑथेंटिक पर्सन नहीं है तो उसको अंदर नहीं आने देता। तो फायरवॉल क्या है? तो फायरवॉल एक ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है जो बच्चों ऑथेंटिक डेटा को नेटवर्क में आने और नेटवर्क से बाहर जाने देता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। बच्चों ये याद रखिए। एंटीवायरस क्या है? तो फिर अरे भाई एंटीवायरस अलग चीज है। कोई वायरस आ गया तो उसको ढूंढना, उसको सर्च करना बच्चों, और उसको फाइल को अगर करप्ट कर दिया तो उन फाइलों को रिपेयर करना, ये एंटीवायरस का काम है। क्या एंटीवायरस फायरवॉल का काम करते हैं? यस, आजकल के सारे एंटीवायरस फायरवॉल का काम करते हैं। बच्चों जितने भी वायरस बने इस दुनिया में उन सबके अपने अपने एक फाइल नेम होता है। याद रखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो जब उसको सेव करते हैं तब उसका वो एक फाइल बनती है। तो बच्चों हर सॉफ्टवेयर का एक नेम होता है जिसको उसका फाइल नेम कहते हैं। जैसे ही इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम होता है आईडीएस, आप सबको पता होना चाहिए। अब बच्चों ये उनके समझ में जरूर आ रहा होगा जो अंबिका के, क्योंकि उनको ये पता है, सब कुछ अच्छी तरीके से पता है आईडीएस क्या होता है। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर कुछ आतंकवादी बॉर्डर से घुस रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल होती है, तो गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कराती है, या फिर जो जांच एजेंसी है वो ये सिक्योर करती है कि अपने यहाँ पर 5 आतंकवादी घुसे। ये बच्चों इंडिया गवर्नमेंट का आईडीएस सिस्टम है, इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम, यानी आतंकवादी ढूंढने का सिस्टम। तो बच्चों ऐसे ही जब कोई गलत सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर के अंदर आता है, तो गलत सॉफ्टवेयर जब आपके कंप्यूटर के अंदर आता है, या कोई प्रोग्राम आता है या कोई कोड आते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, तो बच्चों एंटीवायरस के अंदर आईडीएस होता है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट डिटेक्शन सिस्टम। वो आपके कंप्यूटर में ढूंढता है और ये बताने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ पर तो क्या है, कोई ना कोई मेलिशियस एक्टिविटी हो गई है। तो बच्चों इसको जो ढूंढने का काम है वो काम है एंटीवायरस का। देखिए फायरवॉल आने नहीं देता है, फायरवॉल उन चीजों को नहीं आने देता, जैसे कोई गंदी वेबसाइट है तो आपने ब्लॉक कर रखी है, नहीं आने देगा। तो आपके पास मोबाइल में कॉल आता है, आप उसको ब्लॉक कर देते हो, तो ये जो ब्लॉक कर रहे हो फायरवॉल के ऊपर कर रहे हो। आप चाहते ही नहीं हो कि ये लोग आए। मान लीजिए आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मेरे यार कोई फाइलें नहीं आए, डाउनलोड नहीं हो, तो अपन एफटीपी पोर्ट को बंद कर देते हैं। बच्चों मेरे ये एप्लीकेशन नहीं चले पबजी, तो मैं पबजी को ब्लॉक कर देता हूँ। मेरे ये वेबसाइट नहीं चले तो बच्चों में अपन उस वेबसाइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सारा का खेल कहाँ करते हैं अपन, फायरवॉल के ऊपर। लेकिन एंटीवायरस थोड़ी अलग चीज है। एंटीवायरस का कंसेप्ट क्या है? एंटीवायरस का कंसेप्ट है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और फायरवॉल का कंसेप्ट है ब्लॉकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना। क्लियर? तो याद रखिए, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। याद रखना आजकल सारे एंटीवायरस के अंदर फायरवॉल आती है। अगर एंटीवायरस आपके पास है तो वो फायरवॉल का काम कर देगा, लेकिन फायरवॉल कभी एंटीवायरस का काम नहीं करेगा। और एंटीवायरस हो चाहे फायरवॉल हो चाहे डिस्क क्लीनिंग हो, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इनके होने और नहीं होने से आपके कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखिए, आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी कम हो ज्यादा हो सकती है, बस इतना ही इस पे अंतर आता है। तो इनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर रखा गया है। क्लियर है बच्चों? याद रखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे भी क्वेश्चन आया था कंप्यूटर टीचर के अंदर, और मैंने सॉफ्टवेयर नाम से एक टॉपिक पढ़ा रखा है। एक बार उसको जरूर देखिएगा, आपको आनंद आएगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। क्लियर? तो सॉफ्टवेयर मैंने पूरा वर्गीकरण कर रखा है कंप्लीटली, फिर भी मैं बता देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर से ज्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद रहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 8 तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं। एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आता ही है, इसके अलावा आपका ड्राइवर आते हैं बच्चों, कंपाइलर आता है, इंटरप्रेटर आता है, असेंबलर आता है, लोडर आता है, लिंकर आता है। क्लियर है? यूटिलिटी में भी आपके 8 तरीके के आते हैं। डिस्क क्लीनर आता है, डिस्क कंप्रेस आता है बच्चों, इसके अलावा एंटीवायरस आता है, फायरवॉल आता है बच्चों। इसके अलावा ये मान के चलिए जो भी आपके कंप्यूटर की लाइफ बढ़ाते हैं या कंप्यूटर को और अच्छा बनाते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ाते हैं या फिर स्पीड बढ़ा देते हैं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए बने
उनको अपन क्या कहते हैं एप्लीकेशन, जैसे DBMS सॉफ्टवेयर, SQL सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनके होने और नहीं होने से कंप्यूटर की सेहत पे कोई काम फर्क नहीं पड़ेगा, ना कोई परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा, ना किसी और पे, केवल पर्टिकुलर काम रुकेगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो फायरवॉल क्या है, अब मैंने आपको अच्छी तरीके समझा दिया। बाकी और ज्यादा डीप में पढ़ना है तो आप एप्लीकेशन पे चले जाइए। 1 महीने की तैयारी में मैं गारंटी लेता हूं आपकी जॉब लग जाएगी। ये कोचिंग कोई ऐसी कोचिंग नहीं है कि 10 का सिलेक्शन, 20 का सिलेक्शन, ऐसा होता ही नहीं। अभी हाउसिंग बोर्ड में 6 पोस्ट थी, यहाँ से 4 का सिलेक्शन हो गया। अभी कंप्यूटर टीचर में 1000 पोस्ट थी, सॉरी 1000 बच्चे थे मेरे पास, 518 का हो गया। तो आपका सिलेक्शन जबरदस्त तरीके से होगा क्योंकि कंटेंट बहुत बेस्ट है। तो फायरवॉल क्या है आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ए सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। बच्चों क्लियर, ये गेट कीपर है, बस इसका ध्यान रखिए। फायरवॉल, अब फायरवॉल कितने तरीके की होती है, इस पे भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चों हार्डवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर फायरवॉल। अच्छा, सॉफ्टवेयर फायरवॉल थोड़ी वीक होती है, हार्डवेयर फायरवॉल थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और बच्चों हार्डवेयर फायरवॉल भी 2 अलग अलग होती है, एक तो डेडिकेटेड यानी फायरवॉल के रूप में ही हो, और एक राउटर के अंदर भी फायरवॉल आ सकती है, राउटर बेस्ड फायरवॉल। क्लियर, तो ये मैंने पूरा बता रखा है, एक बार जरूर देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी हु कॉजेज द प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन। क्लियर, तो आप बताइए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी के अंदर, ये अच्छा क्वेश्चन है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, अब पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। अब पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा एक लाइन है, चलो मैं समझा देता हूं एक बार। क्लियर है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करूं क्रिप्टोग्राफी की, तो क्रिप्टोग्राफी 2 तरीके की होती है। क्रिप्टोग्राफी की बात करूं तो क्रिप्टोग्राफी कितने तरीके की होती है, 2। एक तो होती है बच्चों प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, और एक क्या होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। एक प्राइवेट और एक क्या होती है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। अब पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, इनको भी समझना। ये पूरे के पूरे चैप्टर के रिवीजन हो रहे हैं तुम्हारे, लेकिन बच्चों पूरा रिवीजन तो नहीं हो रहा, लेकिन एक चैप्टर है उसका 5% रिवीजन आपका चल रहा है। क्लियर, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एग्जाम तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन इसका फायदा जब भी है जब आप पूरे वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि उस स्पीड से कोर्स चल रहा है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। तो पूरा कोर्स आप एक बार देख लीजिएगा। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। तो बच्चों इतना सा आपको समझना है। देखिए बच्चों, क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये हो गया कि आप इंक्रिप्टेड करके डेटा को भेजना चाहते हैं ताकि कोई देख तो ले लेकिन उसको समझ नहीं सके। बच्चों याद रखिए, उस टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट कहते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी तो क्या होता है ये आपके क्लियर है। मेरे हिसाब से क्रिप्टोग्राफी समझाने की जरूरत नहीं है। अब क्रिप्टोग्राफी 2 तरीके से की जा सकती है, एक तो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, एक पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। बच्चों एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। इसकी भी 2 की होती है, इसकी भी 2 की होती है। इसकी 2 की कौन कौन सी होती है, तो इसकी 2 की, एक तो प्राइवेट की होती है और एक कौन सी की होती है पब्लिक की होती है। क्लियर, पब्लिक की होती है। इसकी भी 2 की होती है। रिसीवर की कौन सी की, प्राइवेट की, और रिसीवर की कौन सी, पब्लिक की। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। क्लियर बच्चों, ये इसलिए समझा रहा हूं कि क्रिप्टोग्राफी से कंप्यूटर टीचर में 2 क्वेश्चन तो थे और दोनों ही इसी पॉइंट से थे जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का मतलब है जो सेंडर याद रखना, यानी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। किसको, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी इसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। और बच्चों इसको एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, किसको, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को। क्लियर, तो ये याद रखना, मैंने एरो इधर लगा दिया, ध्यान रखिए। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी को सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को अपन क्या कहते हैं, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये क्या होता है 2 मिनट और समझना ताकि आपका कंसेप्ट पूरा ही क्लियर हो जाए। बच्चों याद रखिए, प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी में अगर सेंडर की प्राइवेट की से लॉक लगता है, सेंडर की प्राइवेट की से लॉक लगता है, तो बच्चों इसी की प्राइवेट की से लॉक खुलेगा, मतलब प्राइवेट की ही काम आएगी। तो बच्चों ये 2 बार में काम होता है, याद रखना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कौन सा, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक से ही पता चल रहा है। ये लीजिए सेंडर है, सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा, यानी संदूक भेजा, ये मान के चलिए। अब संदूक भेज रहा है बच्चों, उसके ऊपर लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के लिए उसने की काम मिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। की काम मिली, कौन सी की काम मिली, इसकी प्राइवेट की काम मिली। अच्छा, प्राइवेट की वो की होती है जो केवल व्यक्ति को ही पता है, किसी और को पता नहीं। और पब्लिक की वो की होती है जो सबको पता है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है तो वो पब्लिक की है क्योंकि वो दुनिया में सबको पता है। बच्चों मेरा फेसबुक आईडी है तो सबको पता है, लेकिन मेरे पासवर्ड, मेरे प्राइवेट आईडी है वो किसी को पता नहीं है। तो पासवर्ड क्या है, तो याद रखिए प्राइवेट आईडी है।
बच्चों प्राइवेट की है, पासवर्ड क्या है, प्राइवेट की है, ओटीपी क्या है, प्राइवेट की है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपन। ये प्राइवेट की है और यहाँ पर प्राइवेट की से क्रिप्टोग्राफी मैंने किया, किसमें, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में। और बच्चों ये लीजिए, मैं इसको डेटा को भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर पहुंचाऊंगा तो ये मैसेज पहुंच गया। प्राइवेट की से अगर लॉक लगा तो प्राइवेट की से ही खुलेगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। क्लियर? पूरा आप वीडियो में देखना, लेकिन इतना याद रखिए, नाम से पता चल रहा है जिससे लॉक लगा उसी से लॉक ओपन होगा। तो बच्चों एक बार आपका मैसेज आएगा और दूसरी बार आपकी की जाएगी। क्लियर? तो बच्चों ये 2 राउंड में काम होता है, एक बार मैसेज पहुंचाते हैं, उसके बाद की पहुंचाते हैं। क्लियर है बच्चों? ताकि ये जो भी बैड बॉयज है वो इसको नहीं देख सके। बैड बॉयज यानी जो भी अटैकर है वो इसको देख तो सकते हैं, लेकिन की नहीं होगी, डिक्रिप्शन की नहीं होगी, तो फिर बच्चों इसको ओपन कैसे करेगा। लेकिन याद रखिए, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में जिससे लॉक लगता है उसके अपोजिट से खुलता है। अगर लॉक लगता है किसी प्राइवेट से तो पब्लिक से लॉक खुलेगा, और पब्लिक से लॉक लगता है तो बच्चों प्राइवेट से लॉक खुलेगा। क्लियर? लेकिन याद रखो, यहाँ पर सेंडर की प्राइवेट की और सेंडर की प्राइवेट की ही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों में काम आती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सर क्रिप्टोग्राफी किस पे वर्क करता है? किस पे वर्क करता है मतलब क्वेश्चन का ही मीनिंग नहीं है कुछ। क्रिप्टोग्राफी किस पे वर्क करता है? तो बच्चों इंटरनेट के ऊपर जब डेटा को भेजते हैं तो क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन एल्गोरिथम होते हैं, उनके ऊपर वर्क करता है। एल्गोरिथम बने होते हैं, अगर आपने नाम सुना हो तो DES एल्गोरिथम, AES एल्गोरिथम, RSA एल्गोरिथम। क्लियर? ये नाम सुने होंगे आपने। तो क्लियर, DES उसकी की साइज क्या है, ये सब पूछ लेता है। सर मेजर IT डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, कंप्लीट है बच्चों। अब बच्चों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब प्राइवेट का जो अपना क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं बच्चों। यहाँ पर सेंडर है, यहाँ पर आपका क्या है, रिसीवर है। अब बच्चों सेंडर की अगर प्राइवेट से लॉक लगता है तो सेंडर की पब्लिक से खुलेगा, और अगर इसकी प्राइवेट से लॉक लगता है तो इसी की पब्लिक से खुलेगा। क्लियर? लगेगा लॉक प्राइवेट से, खुलेगा पब्लिक से, लगेगा लॉक प्राइवेट से, खुलेगा पब्लिक से। तो बच्चों जब ये मैसेज भेजते हैं तो मैसेज एक साथ ही चला जाता है। तो बच्चों कैसे जाना मैसेज तो समझना। तो इंक्रिप्शन किससे होता है? सेंडर, अगर मान लीजिए इंक्रिप्शन में सेंडर की प्राइवेट किससे करूंगा तो खुलेगा किससे? सेंडर की पब्लिक से। तो वो तो सभी लोगों के पास है, सभी लोगों के पास है सेंडर की पब्लिक को, तो कोई भी खोल लेगा। इसका मतलब सेंडर की प्राइवेट की से लॉक नहीं लगाऊंगा, प्राइवेट की से लॉक नहीं लगाऊंगा। अगर मान लो सेंडर की पब्लिक की से लॉक लगाऊंगा तो बच्चों सेंडर की पब्लिक की से लॉक लगाऊंगा तो यहाँ पर खुलेगा किससे? सेंडर की प्राइवेट से, जो इनके पास नहीं है। तो इसका मतलब इससे भी लॉक नहीं लगाऊंगा। अगर रिसीवर की मैं किससे लॉक लगाऊंगा? प्राइवेट की से, तो प्राइवेट की रिसीवर की इधर है ही नहीं, इधर प्राइवेट की रिसीवर की है ही नहीं, इसलिए इससे भी लॉक नहीं लगेगा। तो रिसीवर की पब्लिक की से लॉक लगेगा। अब पब्लिक की से अगर लॉक लगेगा तो कॉमन सी बात है, खुलेगा किससे? रिसीवर की प्राइवेट की से, रिसीवर की प्राइवेट की से खुलेगा, और रिसीवर की प्राइवेट की इधर है, बैड बॉयज के पास नहीं है। तो इस तरीके का जो एल्गोरिथम होता है, पब्लिक से लॉक लगता है और प्राइवेट से लॉक खुलता है। किससे? रिसीवर की पब्लिक से, खुलता है किससे? रिसीवर की प्राइवेट से। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। तो बच्चों क्वेश्चन यही है, समझने की कोशिश करना। एक अच्छा क्वेश्चन है। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्यों कहते हैं? इसके तीनों नाम सही है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। बच्चों क्लियर? और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। क्लियर? हु कोजेज द प्राइवेट की फॉर डिक्रिप्शन? डिक्रिप्शन। तो बच्चों कौन है जो प्राइवेट की को यूज करता है डिक्रिप्शन के लिए? तो बच्चों रिसीवर, ओनली द रिसीवर। रिसीवर ही यूज करता है प्राइवेट की को, रिसीवर की प्राइवेट की को रिसीवर ही यूज करता है डिक्रिप्शन के लिए। और इंक्रिप्शन किससे होता है? तो इंक्रिप्शन होता है बच्चों रिसीवर की पब्लिक की से। क्लियर? ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा 100% जब समझ में आएगा जब आप क्रिप्टोग्राफी देखोगे। बच्चों तुमको लगा होगा कि यहाँ से गुरुजी क्वेश्चन आया था कंप्यूटर टीचर में, अब लोगों ने नहीं पढ़ाया तो उसका क्या इलाज है? बच्चों आपको लगा होगा यहाँ से भी क्वेश्चन आया था। कौन कौन सी फायरवॉल होती है? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होती है। अब लोगों ने नहीं पढ़ाया तो उनकी प्रॉब्लम है। कौन सी लेयर पे होती है? नेटवर्क लेयर। लेकिन अंबिका क्लासेज वाले ने सब पढ़ाया था, नेटवर्क लेयर पे होती है। क्लियर? इसके अलावा एप्लीकेशन फायरवॉल, एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होती है। क्लियर? प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल होती है, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल ये कौन किस पे होती है? एप्लीकेशन लेयर पे काम करती है। एप्लीकेशन
एप्लीकेशन लेयर भी बच्चों एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करती है। क्लियर, एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। स्टेटफुल इन्फेक्शन, स्टेटफुल इन्फेक्शन, स्टेटफुल इन्फेक्शन फायरवॉल किस पे काम करती है, इंस्पेक्शन फायरवॉल किस पे काम करती है, तो बच्चों ये काम करती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। क्लियर, तो ये याद रखना, स्टेटफुल इन्फेक्शन है ट्रांसपोर्ट लेयर लगा देना, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल कुछ तो एप्लीकेशन लेयर लगा देना, एप्लीकेशन पे काम करेगी, पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क लेयर पे काम करेगी। क्लियर बच्चों, तो व्हाट इज फायरवॉल क्लियर, और टाइप ऑफ फायरवॉल ये भी क्लियर। और बच्चों नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW याद रखिए, अभी काम में ली जा रही है, जिसको 5th जनरेशन फायरवॉल भी कहते हैं। खैर मैं पूरा तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन बच्चों आपके क्वेश्चन आया था पैकेट फिल्टर फायरवॉल कौन सी लेयर पे काम करती है, नेटवर्क लेयर पे। बच्चों इसका भी आपके क्वेश्चन आया था व्हाट इज इंक्रिप्शन, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि किसका साइफर टेक्स्ट बनाया जाता है, इंक्रिप्शन किसका किया जाता है, तो इंक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट का किया जाता है। मेरे हिसाब से एक में से एक क्वेश्चन आपके आए थे। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। डिजिटल सिग्नेचर किससे करते हैं, तो प्राइवेट की से करते हैं, प्राइवेट की किसकी, सेंडर की, प्राइवेट की ऑफ सेंडर से करते हैं। क्लियर, और बच्चों डिक्रिप्ट किससे करते हैं, तो पब्लिक की ऑफ सेंडर, क्यों, क्योंकि इधर सेंडर है तो इधर भी सेंडर ही आता है, पब्लिक की ऑफ सेंडर। अब कैसे करते हैं ये मैंने क्रिप्टोग्राफी में पढ़ा रखा है, ये क्वेश्चन भी आपका आया था। बच्चों वॉइस मेल था नहीं आपके कोर्स में, कंप्यूटर टीचर के में नहीं आया था, लेकिन अब आएगा क्योंकि आईए में है। ब्लॉकचेन का क्वेश्चन आया था, आप सबको पता होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल लेजर, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था बच्चों, नहीं ये नहीं था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपन, एक एक क्वेश्चन को समझना। बच्चों व्हाट इज डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच क्या होता है, क्लियर, डेटा उल्लंघन क्या होता है बच्चों, क्लियर, ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन, समझने की कोशिश करना। एक बार तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी बड़े बड़े ग्रुप हैं उनके अंदर शेयर कर दीजिए। देखो बच्चों 1 महीने की तैयारी में आप नौकरी ले सकते हो, मेरी गारंटी है। आपका पढ़ाया हुआ सीधा याद हो जाता है, आपकी YouTube क्लासेस से मेरा डाउट क्लियर हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते जाइएगा, लेकिन पढ़िएगा, मैं गारंटी लेता हूं आपकी उस लेवल की तैयारी हो जाएगी जब तक आपका एग्जाम होगा, कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बार पढ़ के आओ, आप मेरे सारे वीडियो देख के आ जाइए, 15 दिन में सारे वीडियो निपटा सकते हो आप, कोर्स प्लस रिवीजन, और 15 दिन अगर तुमने निपटा दिया ना बच्चों, आपकी नौकरी लगेगी 100%, गारंटी लेता हूं 100% लगेगी। क्लियर सर, साइड प्लीज, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं डेटा ब्रीच क्या है। देखो बच्चों आपने ये सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, या डेटा ब्रीच हो गया, इसका मतलब कोई डेटा ऐसा है जिसके ऊपर मेरा मालिकाना हक है, लेकिन कोई व्यक्ति उसको चुरा कर उसको बेच रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों डेटा ब्रीच। क्लियर है, डेटा ब्रीच क्या होता है ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। डेटा ब्रीच मतलब किसी के मालिकाना हक को, मालिकाना हक किसी और का है और आप उसको बिना बताए डेटा को चोरी करते हो और बाजार में बेच रहे हो, ये इसको कहते हैं डेटा ब्रीच। क्लियर, हाँ जी, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। वॉइस इको नहीं हो रही बच्चों, मेरी वॉइस ही भारी है, मैं क्या करूं। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो बच्चों डेटा ब्रीच क्या है, तो डेटा ब्रीच का मतलब मैंने आपको समझा दिया। डेटा ब्रीच सारे टेस्ट देने बच्चों, मेजर टेस्ट सारे देने, और टॉपिक टेस्ट 2 या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो सारे देख लेना। टॉपिक टेस्ट 2 या मत दो, फुल मॉक टेस्ट पूरे देने। चलिए, अब डेटा ब्रीच का मतलब होता है बच्चों कि बिना किसी से अनुमति लिए उसके डेटा को आपका डेटा बनाकर आप बेच देते हो, इसको डेटा ब्रीच कहते हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अलर्ट रहना। ये सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा गलत है, सिक्योर ट्रांसमिशन डेटा तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। अनऑथोराइज्ड एसेज और डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, अनऑथोराइज्ड एसेज और डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, थोड़ा सही है लेकिन पूरा तो सही है। रूटीन डेटा मेंटेनेंस, ये तो बिल्कुल गलत है, तो मेंटेनेंस की डेफिनेशन है। ए प्लान रिलीज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बच्चों कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिलीज करना बच्चों, ये तो हैक करना होता है। क्या होता है, हैकिंग, तो ये तो हैकिंग हो गई बच्चों, ये भी कोई डेफिनेशन सही नहीं, फिर भी ये क्वेश्चन सही है। अनऑथोराइज्ड एसेज, बिना अनुमति के आप ऑथोराइज
उसको एसेज कर लेते हो, और डिस्क्लोजर ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और फिर दूसरों को भेज देते हो, इसको बोलते हैं डेटा ब्रीच। बच्चों आपने सुना होगा कि जो आर्मी है उसमें डेटा ब्रीच हो गया, मतलब आर्मी के जो इंपॉर्टेंट डेटा थे, सेंसिटिव डेटा थे, उनको अनऑथोराइज एक्सेस करके और किसी दुश्मन को भेज दिया, डेटा ब्रीच। अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा डेटा ब्रीच क्या है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यहां तक समझ में आ जाना चाहिए डेटा ब्रीच क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज बॉटनेट? बॉटनेट क्या होता है? तो इन्फेक्टेड जो मशीनें होती हैं उनको बॉटनेट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है। डीओएस अटैक, डीडीओएस अटैक आपने खूब सुना होगा बच्चों, वहां से भी बार बार क्वेश्चन आता है। याद रखिए लगभग हर पेपर में सारे टॉपिक कवर किए गए। तो बच्चों बॉटनेट क्या होता है? इन्फेक्टेड मशीनें जिनमें वायरस लगे हुए होते हैं, जिनकी फाइलों के अंदर वायरस होते हैं। तो बच्चों होता क्या है, उन मशीनों के द्वारा किसी सर्वर के ऊपर एक साथ बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजी जाती है, और उन रिक्वेस्ट के साथ वायरस को भेज दिया जाता है। ये जो मशीनें होती है, इन्फेक्टेड मशीनें जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? बॉटनेट। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखिए, बॉटनेट का कंसेप्ट क्या है। तो बॉटनेट कौन यूज करता है? तो बॉटनेट बच्चों हैकर्स यूज करते हैं, या ये बोलिए बॉटनेट वो लोग यूज करते हैं जो बैड बॉयज है। वो क्या करते हैं? इन्फेक्टेड मशीनें रखते हैं, उनमें वायरस लगा के रखते हैं, और बच्चों किसी सर्वर के ऊपर वहां से मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये जितने भी बॉटनेट है वो इन्फेक्टेड मशीनों का एक कलेक्शन होता है, और सारी की सारी मशीनें एट ए टाइम बहुत सारी रिक्वेस्ट किसी सर्वर को करती है, जिससे सर्वर क्या होता है? डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है। क्लियर है बच्चों? या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बॉटनेट का क्या कंसेप्ट है? तो याद रखिए इन्फेक्टेड मशीनों का जो कलेक्शन है वही बॉटनेट है। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर रोबोट्स, एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर रोबोट्स, ये गलत है। क्लियर? ए नेटवर्क ऑफ इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल सर्वर, बिल्कुल सही है बच्चों। जितने भी इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, क्लियर, उनका जो एक नेटवर्क है उसी को अपन बॉटनेट कहते हैं, और ये एक सेंट्रल सर्वर द्वारा कंट्रोल होता है। ये सेंट्रल सर्वर कहता है कि भेजो भेजो, आप सब भेजो बच्चों, किसी सर्वर को रिक्वेस्ट भेजो, और इतनी रिक्वेस्ट भेजी जाए ताकि वो डिनाइल ऑफ सर्विस कर दे। बच्चों ये अलग अलग लोकेशन पे लगे हुए होते हैं, अलग अलग लोकेशन से अपने आईपी बदल बदल के इसके ऊपर अटैक करते हैं। कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई इंग्लैंड से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, अपने आईपी बदल बदल के कर रहा है। इसको बोलते हैं डीडीओएस अटैक। डीडीओएस अटैक बच्चों, एक ही मशीन है तो डीओएस अटैक, एक ही मशीन है तो डीओएस अटैक। और बच्चों मल्टीपल मशीन है और मल्टीपल आईपी से अगर आ रहा है, जिसमें ब्लॉकिंग सिस्टम ही फेल हो जाता है, कितनों को ब्लॉक करे। यहाँ तो बच्चों चलो ठीक है, एक आया एक को ब्लॉक कर दो, वो तो डीओएस अटैक है, बाकी डीडीओएस अटैक है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों। अपने सर्वर की बात मानते हैं ये जितने भी इन्फेक्टेड मशीन है, और बच्चों जैसे ही इनसे आदेश मिलता है, ये इसके ऊपर क्या करते हैं? रिक्वेस्ट भेजते हैं, और या फिर कोई फाइलों को ट्रांसफर करते हैं। जैसे फाइलें यहाँ पर पहुंचती है, इसके अंदर वायरस लग जाते हैं। तो बच्चों किसी सर्वर को ब्रेक करने का काम होता है किसका? बच्चों डीओएस अटैक और डीडीओएस अटैक। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक आपको पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो व्हाट इज बॉटनेट? तो बॉटनेट नेटवर्क होता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स का, कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल सर्वर। ठीक है? ये सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बिल्कुल गलत है। सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो HTTPS। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। सिक्योर सॉकेट सेल SSH, ये होते हैं बच्चों सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ये टाइप ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये गलत है बच्चों, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। अवस्था है, मैकफी है, नोटन, ये जो है वो क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बॉटनेट क्या होता है। बॉटनेट उन सर्वर को कहते हैं जो इन्फेक्टेड मशीनों को कंट्रोल करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, और डीओएस अटैक क्या होता है कि एक ही आईपी से अगर अटैक किया जा रहा है तो वो डीओएस अटैक है। और बच्चों ज्योग्राफिकल एरिया को डिवाइड के अकॉर्डिंग या फिर आईपी को बदल बदल के अटैक किया जा रहा है, उसको बोलते हैं डीडीओएस अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें क्या होता है? तो सर्वर के ऊपर इतनी रिक्वेस्ट आती है कि वो सर्विस के लिए मना कर देता है, उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेट न्यूट्रलिटी का क्या उद्देश्य है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फिर आएगा, याद रखिए। हर टॉपिक को कवर किया गया है। नेट न्यूट्रलिटी क्या होती है? देखो बच्चों, मोदी के आने से पहले 2014 से पहले आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट बहुत फास्ट चलती थी, कुछ वेबसाइट स्लो चलती थी, कुछ एप्लीकेशन जल्दी डाउनलोड हो जाते थे, कुछ एप्लीकेशन जल्दी डाउनलोड नहीं हो पाते थे, कुछ एप्लीकेशन बहुत फास्ट होते थे, कुछ एप्लीकेशन फास्ट नहीं होते थे। बच्चों कुछ एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म सपोर्ट बहुत फास्ट करता था, उसके बाद कुछ प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं कर पाता था प्लेटफॉर्म। बच्चों मोदी के आने के बाद एक कंसेप्ट लेके आया गया और बच्चों एक रूल बना दिया गया, संविधान के अंदर लिख दिया गया होगा कि नेट न्यूट्रलिटी लागू होगी किसमें?
इंडिया के अंदर सभी तरीके की वेबसाइट, सभी तरीके के प्लेटफॉर्म, सभी तरीके के एप्लीकेशन सब एक ही स्पीड से चलेंगे बच्चों। याद रखिए, इसी को क्या बोलते हैं, नेट न्यूट्रलिटी, यानी आईएसपी प्रोवाइडर किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नेट न्यूट्रलिटी। क्लियर, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। टू प्रायोरिटीज इंटरनेट स्पीड फॉर सर्टेन वेबसाइट, ये तो बच्चों नेट न्यूट्रलिटी नहीं है, मतलब सभी के साथ पक्षपात, किसी के साथ पक्षपात नहीं होगा, न्यूट्रल रहेंगे, नेटवर्क के लिए न्यूट्रल रहेंगे, तो ये तो वर्ड यही गलत है। टू इंश्योर इक्वल एंड अनबायस्ड एक्सेस टू ऑल इंटरनेट कंटेंट, ये बिल्कुल सही है, टू इंश्योर इक्वल एंड अनबायस्ड एक्सेस टू ऑल इंटरनेट कंटेंट, ठीक है। टू रेस्ट्रिकेट एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट, रेस्ट्रिकेट ये तो गलत है, ये तो फायरवॉल का काम है बच्चों, ये किसका काम है, तो ये काम है फायरवॉल का। क्लियर, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। टू रेगुलेट ई कॉमर्स ट्रांजिशन ऑन द इंटरनेट, तो बच्चों ये तो इसका काम नहीं है, ये तो आईटी एक्ट का काम है। किसका काम है, आईटी एक्ट का काम है, तो बच्चों ये इसका काम नहीं है। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है सभी वेबसाइट, सभी एप्लीकेशन, सभी प्लेटफॉर्म को एक जैसी आईएसपी प्रोवाइडर स्पीड देगा बच्चों, इक्वल स्पीड। वेरी गुड, वेरी गुड सर। रीजनिंग की एक मैराथन क्लास ले आओ, रोज हो रही है रीजनिंग, 10-10, 15-15 क्वेश्चन रोज आ रहे हैं, कंप्यूटर भी रोज आ रहा है, जीके भी रोज आएगी, आपको बस इनको देखते जाइए। मैंने खूब रीजनिंग पढ़ा रखी है, भयंकर तरीके से रीजनिंग और मैथ पढ़ा रखी है। मैं नहीं मानता कि कोई इस तरीके की मैथ और रीजनिंग पढ़ाएगा। आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन क्लियर है, आप जाकर वीडियो को देखिए, है ना, बड़ा पढ़ा है रीजनिंग मैथ से। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, तो समझने की कोशिश करना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हर टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, फर्स्ट पेपर चल रहा है, फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन है। देखिए डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, समझना। देखो बच्चों, एक चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, कोई चोर चोरी करने आपके घर पे आता है और बच्चों चोरी करके जब वो भगता है तो पुलिस आती है और फुटप्रिंट को देखती है। तो बच्चों ऐसे ही क्या होता है, जब आपके कंप्यूटर के अंदर होल होते हैं, होल यानी वीकनेस होती है, या फिर ये बोलिए कोई ना कोई लेक या कमी होती है, तो क्या होता है उसके अंदर हैकर घुस जाते हैं। अब हैकर घुस जाते हैं और फाइलों को क्या करते हैं, तो फाइलों को बच्चों करप्ट करने की कोशिश करते हैं, चुराने की कोशिश करते हैं, या फिर फाइलों के कंटेंट को बदलने की कोशिश करते हैं, या उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जैसे ही आपके कंप्यूटर में कोई घुसता है, तो बच्चों उसको ढूंढना कि भाई कौन घुसा है, कहां से अटैक हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो बच्चों इस तरीके के वहां पर पद चिन्ह रह जाते हैं, जिनको कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। जैसे घर में आते हैं तो फिजिकली फुटप्रिंट होते हैं, अगर कंप्यूटर के अंदर कोई बाहर का बंदा आ गया, अनऑथराइज एक्सेस कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ पीछे पहचान छोड़ के जाता है। क्लियर है बच्चों, उसी को कहते हैं डिजिटल फुटप्रिंट। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बच्चों, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, ए फिजिकल ट्रेस, गलत है, फिजिकल ट्रेस है नहीं। व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट, ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो ये भी कुछ नहीं है। ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन्ड टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो बच्चों उसको मैक एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक एड्रेस कहते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ पर्सन ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस, क्लियर, ए मेजरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, ये भी गलत है बच्चों। तो एक कलेक्शन ऑफ ए पर्सन ऑनलाइन एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन, बच्चों एक व्यक्ति जब इंटरनेट के ऊपर कोई काम करता है तो अपनी पहचान छोड़ के जाता है, उसी को क्या कहते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे कि उसको पकड़ा जा सके। बच्चों आप सबको पता है कि जब कोई साइबर क्राइम होते हैं तो पुलिस उसको पकड़ लेती है, वो किसकी वजह से पकड़ती है, तो डिजिटल फुटप्रिंट, इसलिए क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। क्लियर, सारा पढ़ना है बच्चों, एक भी नहीं छोड़ना। अंबिका क्लासेस का जो कोर्स है वो पूरा पढ़ लेना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज बिग डेटा, बिग डेटा क्या है बच्चों, आपने पढ़ा होगा, एक दो तरीके का डेटा होता है, एक स्मॉल डेटा, एक बिग डेटा। जो स्मॉल डेटा होता है बच्चों, वो आपको पता है, वो ऑर्गेनाइज डेटा होता है, लेकिन जो बिग डेटा है वो सर्वर का डेटा होता है, वो अनऑर्गेनाइज डेटा होता है। जो स्मॉल डेटा होता है बच्चों, आपके कंप्यूटर का डेटा होता है, जो कि फाइल के अंदर ऑडियो, वीडियो, इमेज सब अलग अलग जमे हुए होते हैं बच्चों, उसको स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। लेकिन जब सर्वर की बात करेंगे तो जो डेटा है वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, यानी वेबसाइट का डेटा अनस्ट्रक्चर डेटा है बच्चों, सोशल मीडिया का डेटा अनस्ट्रक्चर डेटा है, बिग डेटा एज ए अनस्ट्रक्चर होता है। तो बिग डेटा मतलब क्वांटिटी वाइज बहुत बड़ा डेटा जो होता है वही क्या कहलाता है, बिग डेटा। बच्चों पेटाबाइट या उससे ऊपर का जो डेटा होता है उनको क्या कहते हैं, अपन बिग डेटा कहते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों बिग डेटा को हैंडल करने के लिए क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे स्मॉल डेटा को हैंडल करने के लिए आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये स्मॉल डेटा को हैंडल करने के लिए होते हैं। लेकिन बच्चों अगर अपन बात करें बिग डेटा के लिए, तो बच्चों आपको मैंने बताया था और क्वेश्चन भी आया था
कि बिग डेटा को हैंडल करने वाले सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो अपाचे हडूप नाम होता है बच्चों, इसके अलावा मोंगोडीबी होता है, क्लियर, क्यूबेस, एसक्यूएल आ जाएगा किसमें, स्मॉल डेटा में, मोंगोडीबी आ जाएगा किसमें, बिग डेटा में, हडूप आ जाएगा किसमें, बिग डेटा में। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जो बिग डेटा को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं। एसक्यूएल क्या है बच्चों, एसक्यूएल एक सॉफ्टवेयर है जो बच्चों स्मॉल डेटा या स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर काम करता है, क्लियर। तो ये पॉइंट याद रखिए, बिग डेटा अलग है, स्मॉल डेटा अलग है, बाकी आप जाके देखोगे तो मैंने पूरा समझा रखा है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, बड़ा डेटा क्या है, तो ए लार्ज सेट ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, गलत है, ये फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वर्ड गलत है। डेटा डेज इज टू बिग टू फिट ऑन ए सिंगल कंप्यूटर, ये थोड़ा थोड़ा सही है। डेटा विद ए हाई लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस, तो ये इंपॉर्टेंस वाइज ये तो गलत है। एक कलेक्शन ऑफ स्मॉल डेटा सेट, ये भी बिल्कुल गलत है। तो बच्चों इसमें जो बेस्ट आंसर है वो क्या बनेगा, डेटा डेट इज टू बिग टू फिट ऑन ए सिंगल कंप्यूटर, तो सिंगल कंप्यूटर के ऊपर नहीं रह सकता। आप क्यों, मेरे कंप्यूटर में जो डेटा होते हैं वो स्मॉल डेटा होते हैं बच्चों, आपका जो मोबाइल है वो स्मॉल डेटा को यूज करता है, स्मॉल डेटा, स्ट्रक्चर डेटा, या फिर ये बोलिए डेटा बेस वाले डेटा जिसके अंदर फाइल अलग, इमेज अलग, बच्चों ऑडियो अलग, वीडियो अलग, सब कुछ सिस्टमेटिक जमे हुए होते हैं। फाइल मैनेजर में जाओगे सब कुछ सिस्टमेटिक होगा, क्लियर बच्चों। तो याद रखिए, तो सिंगल कंप्यूटर के ऊपर फिट नहीं हो सकते, उनको बिग डेटा कहते हैं। अगर बच्चों एक क्वेश्चन बार बार आता है उसको भी मैं समझा देता हूँ, 5V ऑफ बिग डेटा, 5V कौन कौन से बिग डेटा के, तो 5V ऑफ बिग डेटा में बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक है, ये बच्चों ध्यान रखना। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वॉल्यूम होता है बिग डेटा का, दूसरा इसकी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी, तीसरा इसकी वेराइटी होती है, वेराइटी वेराइटी वेराइटी, चौथा इसकी वेरासिटी होती है, वेरासिटी, और पांचवा बच्चों इसकी वैल्यू होती है। ये याद रखना। पहले चला था 2V, 2V मतलब बिग डेटा का वॉल्यूम होता है, वेलोसिटी होती है। फिर चला 3V, 3V का मतलब होता है वॉल्यूम, वेलोसिटी और वेराइटी, क्लियर। फिर चला 4V, 4V में वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी आ गया। फिर चला 5V, 5V के अंदर क्या चला, वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी और वेरासिटी एंड वॉल्यूम, वैल्यू आ जाएगी। ये याद रखना बच्चों, ये कंसेप्ट है बिग डेटा के, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। और बच्चों बिग डेटा के जो सॉफ्टवेयर है, यानी अनस्ट्रक्चर डेटाबेस को सेट करने वाले सॉफ्टवेयर है, उनके नाम पूछे जाते हैं आपसे। तो अपाचे, हडूप बच्चों, इसके अलावा मोंगोडीबी, एचबेस, कैसेंड्रा, ये नाम याद होने चाहिए। ये वो सॉफ्टवेयर है जो बच्चों आपके क्वेश्चन भी आया था कि मोंगोडीबी, क्यूबेस, एचबेस और कैसेंड्रा, इनमें से एसक्यूएल कौन सा है, तो क्यूबेस एसक्यूएल है, बाकी सब नॉन एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है, क्लियर। तो याद रखिए, अगर बात करें डीबीएम में दो तरीके का होता है, एक स्ट्रक्चर्ड और एक नॉन स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर बोल दो, स्ट्रक्चर बोल दो, स्मॉल डेटा बोल दो, क्लियर है बच्चों। बिग डेटा बोल दो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोल दो, वेबसाइट के डेटा बोल दो, क्लियर, सर्वर के डेटा बोल दो, कंप्यूटर के डेटा बोल दो, पीसी के डेटा बोल दो, समझ में आ गया, सब इधर बाकी सब उधर। तो बच्चों अगर कोई ये पूछे डीबीएम में दो तरीके का होता है, एसक्यूएल में एसक्यूएल आ जाएगा, यानी स्ट्रक्चर्ड में एसक्यूएल आ जाएगा, माई एसक्यूएल आ जाएगा, ओरेकल आ जाएगा, ओरेकल आ जाएगा बच्चों, क्लियर। तो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ओरेकल ये सब इधर की तरफ है, इधर क्यूबेस आ जाएगा, क्यूबेस, तो ये इधर होते हैं। मोंगोडीबी, 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 मोंगोडीबी इधर आएगा, एचबेस इधर आएगा, कैसेंड्रा इधर आएगा, कैसेंड्रा इधर आ जाएगा बच्चों। इसके अलावा और क्या आ सकता है, कैसेंड्रा, एचबेस, मोंगोडीबी, हडूप आ जाएगा, हडूप, क्लियर। ये क्या है, तो ये नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस को सेट करने वाले सॉफ्टवेयर, क्लियर है बच्चों। याद रखिए, यहां से आपका क्वेश्चन आएगा। प्रोसेस मॉड्यूल में करेक्ट, रनिंग, रेडी, ब्लॉक, न्यू, एग्जिट, प्रोसेस स्टेट विजय कुमार, मैंने आपको कई बार बताया, सबसे पहले न्यू होता है, न्यू के बाद रेडी होता है, न्यू के बाद रेडी होता है, रेडी के बाद क्या होता है, रन होता है, रन के बाद अब दो चीज बनती है, रन के बाद यहाँ पर क्या होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक नहीं, टर्मिनेट या एग्जिट होता है, क्लियर। और इससे पहले रन और एग्जिट के बीच में यहाँ पर वेट होता है, क्लियर। तो आप ये आंसर दे सकते हो, सबसे पहले न्यू, फिर रेडी, फिर रन, फिर बच्चों जरूरत पड़ी तो वेट, और फिर उसके बाद एग्जिट, क्लियर। इस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, एक बार कमेंट तो कर दो बच्चों, मैं कंटिन्यू पढ़ाता ही जा रहा हूँ, 1 घंटा होने वाला है, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे ही नहीं, क्या आपके क्लियर है। टेस्ट सीरीज में और कोर्स में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, इसलिए आप कोर्स लेना, कोर्स में वीडियो देखने को मिल जाएंगे आपको। टेस्ट सीरीज का तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, मैं सारे क्वेश्चन यहीं पर करवा दूंगा आपको। अगर ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, टेस्ट सीरीज ले लीजिए, उसमें 100% आएगा ही, वीडियो डाल रखे हैं। क्या ये क्लियर आपकी।
और आपके दोस्तों को बताओ सर 5:30 बजे क्लास ले रहे हैं। मैं यूट्यूब पे नया नया हूँ तो बहुत कम लोग जानते हैं मेरे को, तो याद रखिए आप अपने दोस्तों को बताइए कि सर क्लास लेते हैं 5:30 बजे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई बात नहीं, टेस्ट सीरीज ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, किसी दोस्त से लेके देख लीजिएगा, कैसे भी करके देख लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन में गलत दिया, अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि 200 के आसपास पेपर चढ़ाया मैंने, लेकिन 1-2 गलतियां सब जगह हो सकती है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, क्लियर, और या फिर उस क्वेश्चन के सामने रिपोर्ट कर सकते हो, सारी रिपोर्ट चेक कर ली जाती है। सर डेली एक एक सब्जेक्ट, इतना टाइम ही नहीं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, मैं 1 घंटे से ज्यादा दे ही नहीं सकता डेली, है ना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता, 1 घंटा मैं जरूर दूंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का लोड रहता है, पढ़ाने वाला मैं ही हूँ इसलिए। चलिए, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो डाल रखी। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? अब बच्चों देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार बच्चों अपन क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ये इतना याद रखना बच्चों, अपन को बहुत ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। जब अपन 10 साल पहले जाते हैं तो बच्चों अपन को ज्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपनी जो हार्ड डिस्क थी वो जीबी और या एमबी तक होती थी, 512 एमबी या 1024 एमबी, जिसको अपन क्या कहते हैं जेबी, इतनी होती थी। लेकिन आज जैसे जैसे जमाना बढ़ता जा रहा है तो हार्ड डिस्क टीबी तक भी पहुंच रही है और आगे जाके पीबी तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि अपन इतना डेटा रोज, देखिए आपने सेल्फी ली डेटा बन गया, आपने फाइल बनाई डेटा बन गया, आपने पीडीएफ डाउनलोड की डेटा बन गया, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा हो चुका है कि बच्चों आपका स्टोरेज की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा चाहिए। अब इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। फिर बच्चों देखिए, आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन अब सॉफ्टवेयर अगर आप खुद परचेज करते हो तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हो तो आपको उसके लिए टूल्स चाहिए, उसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो कहां से लाओगे सब? तो बच्चों बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया, अपने क्लाउड बनाना स्टार्ट कर दिया, जैसे गूगल का गूगल क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट का एजोर, क्लियर, तो ऐसे बहुत सारे कंपनियों ने अपने अपने क्या बनाए, क्लाउड बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोगों को कम कॉस्ट के ऊपर वो 3 तरीके की जो सुविधा होती है, सास, आस और पास, क्लियर। तो देखिए, सास साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म में प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे जावा डेवलपिंग टूल, सी प्लस डेवलपिंग टूल, सी डेवलपिंग टूल्स, क्लियर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इसमें होस्टिंग आती है बच्चों, होस्टिंग, क्लियर, वेबसाइट की होस्टिंग करवा लीजिए आप, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर में आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये काफी कम कॉस्ट के ऊपर आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोई एक बंदा नहीं, बहुत सारे बंदे इनको यूज कर रहे होते हैं, तो बच्चों जब इनको यूज कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो बच्चों ये काफी सस्ते पड़ जाते हैं। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, मेरे हिसाब से क्लियर। क्लाउड कंप्यूटिंग कितने तरीके की होती है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्लियर है बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म जैसे डेवलपिंग किट खरीदना, इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों बने बनाए इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करना, सास बने बनाए सॉफ्टवेयर को यूज करना ताकि आपको सॉफ्टवेयर नहीं बनाना पड़े, तो ये सब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज है। और क्लाउड कंप्यूटिंग बच्चों, क्लाउड 2 तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, एक और होता है हाइब्रिड क्लाउड। खैर मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का उद्देश्य क्या? ये वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी, तो बच्चों बिल्कुल ही गलत है। लोग ये करके आ जाते हैं यार क्लाउड से तो यही आता है, ऐसा कुछ नहीं। A method of storing data on physical servers, a method of storing data on physical server, बिल्कुल सही है। A technology that enable access to computing resources over the internet, a technology that enable access to computing resources over the internet, बिल्कुल बिना इंटरनेट के चल नहीं सकता, ये ज्यादा सही है। A type of computer हार्डवेयर, ये गलत है, दोनों में से बेस्ट सी आंसर है। बच्चों क्लाउड के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत है, क्यों? क्योंकि सब कुछ सर्वर पे होता है, सर्वर से आपको अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना पड़ता है। बच्चों याद रखिए, अगर आपके पास स्टोरेज की कमी है तो सर्वर पे आप स्टोरेज ले सकते हो, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप सर्वर से सॉफ्टवेयर ले सकते हो, अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप सर्वर से प्लेटफॉर्म ले सकते हो, और उसके बदले में उनको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है, इसी को कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए।
सर एक क्वेश्चन आया, सर हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा करप्ट हार्डवेयर की वजह से होता है या सॉफ्टवेयर की वजह से होता है? देखिए, डेटा जब आप करप्ट की बात करते हो तो किसकी वजह से होता है? सॉफ्टवेयर, कोई वायरस लग जाए उसकी वजह से डेटा करप्ट हो जाता है। लेकिन बच्चों हार्ड डिस्क, अगर कोई हार्डवेयर करप्ट हो गया तो हार्ड डिस्क चलेगी। तो डेटा करप्ट किसको बोलोगे आप? डेटा करप्ट मतलब सॉफ्टवेयर ने करप्ट किया, लेकिन हार्ड डिस्क अगर खराब हो गई तो डेटा का यूज ही नहीं होगा। क्लियर है? मेरे साथ समझ में आ गया होगा। एक बोल रहे हैं BGMI हेल्पर कि सर हार्ड डिस्क ड्राइव में डेटा करप्ट हार्डवेयर की वजह से होता है या सॉफ्टवेयर की वजह से? सॉफ्टवेयर की वजह से होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर उस डेटा को खत्म कर देता है। क्लियर है? चलिए, लेकिन याद रखिए अगर हार्ड डिस्क गिर गई तो इसका मतलब हार्ड डिस्क चल नहीं सकती क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं, वो खराब हो चुकी है। तो बच्चों वो डेटा का यूज नहीं होगा अगर फिजिकल पार्ट खराब हो गया तो, लेकिन फिजिकल पार्ट खराब होने से उसका डेटा अंदर का खत्म नहीं होता। क्लियर? स्पूलर क्या होता है, एक बच्चे ने ये पूछा। तो देखिए, जब आप प्रिंटिंग का ऑपरेशन देते हो उस समय सीपीयू प्रिंटर को ही टाइम नहीं देगा, प्रिंटर के लिए जो स्पूलर मेमोरी के अंदर डाल देगा। तो स्पूलर एक मेमोरी होती है जो किसका पार्ट होती है? रैम का पार्ट होती है। स्पूलर एक मेमोरी होती है जो रैम का पार्ट होती है। क्लियर? जैसे क्लिपबोर्ड होती है, तो क्लिपबोर्ड क्या करता है? जो इनपुट से डेटा लेता है, रैम का वो पार्ट जो इनपुट से डेटा को होल्ड करता है, वो क्या कहलाता है? आपका क्लिपबोर्ड। वैसे स्पूलर होता है कि जब सीपीयू ने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर दी, या प्रिंट ऑपरेशन कर दिया, तो बच्चों पूरा टाइम वो प्रिंटर को नहीं देगा जब तक 100 कॉपी नहीं निकलेगी। वो अपनी प्रिंटिंग रिक्वेस्ट को स्पूलर के पास भेज देता है और वहां से स्पूलर मेमोरी से प्रिंटर अपना जॉब परफॉर्म करवा लेता है। तो ये स्पूलर क्या है? तो स्पूलर एक मेमोरी है बच्चों, रैम के अंदर मिलती है। ये स्पूलर मेमोरी रैम का पार्ट होती है जो सीपीयू को फ्री कर देती है और जो आउटपुट वर्किंग है वो खुद परफॉर्म कर लेती है। क्लियर? सर स्टारवेशन और कॉन्वे इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है? स्टारवेशन होता है कि किसी जॉब को बहुत टाइम के लिए वेट करना पड़े, वो क्या कहलाता है? स्टारवेशन। लेकिन बच्चों एक होता है स्टारवेशन का मतलब एक जॉब को बहुत ज्यादा वेट करना पड़े, वो स्टारवेशन हो जाता है। कैसे? कुछ एल्गोरिथम यूज करता है, आप सबको पता है जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होती है बच्चों, लेकिन कुछ एल्गोरिथम ऐसी होती है जिसमें जैसे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, तो एट ए टाइम जो शॉर्टेज है वो, तो जो सबसे बड़ी जॉब है वो बैठी रहती है बच्चों। इस कंडीशन को कहते हैं स्टारवेशन। कॉन्वे इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जब स्टारवेशन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? स्टारवेशन को ब्रेक करने का काम होता है कॉन्वे का। क्लियर? चलिए, और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। फिजिकल सर्वर गलत है ना? फिजिकल सर्वर सही है ना भाई? सर्वर जो होते हो फिजिकली है, कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा। आपकी मेमोरी चाहिए तो फिजिकली होगी, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है तो फिजिकली होगा। तो सही है, फिजिकल सर्वर्स होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन को। टाइम हो गया, चलो ठीक है बच्चों, कल अपन आगे बढ़ेंगे और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सारे वीडियो फटाफट देख लीजिए। आपकी डेली पीडीएफ बहुत काम की है। डेली पीडीएफ एक बार वीडियो देखने के बाद डेली पीडीएफ को आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं। सबकी डेली पीडीएफ है। अगर किसी टॉपिक की डेली पीडीएफ नहीं है तो आप बोलिए, मैं डलवा दूंगा, मैसेज कीजिए, मैं डलवा दूंगा। लेकिन डेली पीडीएफ हर टॉपिक की 5 मिनट की है। 5 मिनट की डेली पीडीएफ देख के जाइए, क्वेश्चन वाइज से बैठेंगे। धन्यवाद।